दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई की डेली कैप्सूल सीरीज में। इस कैप्सूल सीरीज में आज हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं वो इसमें हम देखने वाले हैं और ये है आज का अपना डे 9। इससे पहले हम 8 लेक्चर्स जो है वो ऑलरेडी इस सीरीज में ले चुके हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में पहला ही क्वेश्चन आ जाता है अपना, ये किसके रिलेटेड देख रहे हैं हम? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से। तो पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को एक बार, ये वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को एक बार आप अटेम्प्ट करो, है ना। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये दो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, इनमें ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। यूके का जो इसकी संसदीय व्यवस्था है और भारतीय जो संसदीय व्यवस्था है, इनमें अंतर, दोनों में ही भारत ये संसदीय व्यवस्था है, मगर इन दोनों में अंतर क्या है? वैसे मैंने डिटेल से ये आप लोगों को पढ़ा रखा है पॉलिटी की जो अपनी सीरीज है, उस पॉलिटी की सीरीज में मैंने आपको ये डिटेल से पढ़ा रखा है। पर अब यहाँ भी एक बार जल्दी से डिस्कस करवा ही लेते हैं। देखो, अपने यहाँ भी पॉलिटिकल सिस्टम है, संसदीय सिस्टम है, वहाँ भी संसद है, वहाँ भी संसद है, हमारे यहाँ भी संसद है। पर बात ये है कि देखो, अपने यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है इंडिया में वो कौन है? प्रेसिडेंट। देखना, दो चीज होती है संसदीय व्यवस्था, उसमें दो चीज होती है। एक नॉमिनल हेड होता है, यानी नाम मात्र का, ठीक है। एक होता है वास्तविक, रियल। समझ रहे हैं बात? नाम मात्र का जो होता है वो इंडिया में कौन है सर? राष्ट्रपति। माफ कीजिएगा, इंडिया में कौन है सर? राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति। और ब्रिटेन में कौन है? वहां का राजा या रानी है। और कौन है? और वास्तविक जो है वो दोनों में क्या है? पीएम है। याद रखना, दो होते हैं इनमें। पीएम जो होते हैं वो सरकार के प्रमुख होते हैं, और ये जो आपको नाम मात्र के दिखेंगे ना, ये राज्य के प्रमुख दिखेंगे, राज्य या देश के प्रमुख होते हैं है ना। तो वहां क्वीन या किंग होती है और अपने कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ब्रिटेन में वहां के संसद जो है उसकी संप्रभुता है। संसदीय संप्रभुता का मतलब क्या होगा? संसद ने जो कानून बना दिया फिर उसे कोई भी नल एंड वॉइड करार नहीं दे सकता। संसद वहां की आदमी को औरत और औरत को आदमी के बनाने के सिवा सब कुछ कार्य कर सकती है। पर क्या इंडिया में ऐसे संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत है? नहीं। इंडिया में अपनी संसद जो है वो संप्रभु नहीं है। क्यों नहीं है सर? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, वो देखेगा आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग, और अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग कौन देखेगा? हाई कोर्ट देख सकते हैं कि ये मामले जो है वो मूल अधिकारों का और संविधान का उल्लंघन तो नहीं करते हैं, या बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं करते हैं, ये देखेगा। ठीक है, अगला क्या है? ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो वहां का लोअर हाउस जो है ना उससे होगा। वहां पर दो सदन होते हैं, कौन सा? हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। वैसे इंडिया में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। देखो, ब्रिटेन में क्या होना चाहिए? ब्रिटेन में वहां का जो भी प्रधानमंत्री है वो सिर्फ और सिर्फ वहां के लोअर हाउस से ही होना चाहिए। लोअर हाउस का मतलब क्या हो गया? हाउस ऑफ कॉमन्स से ही होना चाहिए। और है ना। पर इंडिया में देखो, लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है। जैसे कि मनमोहन सिंह जी किससे थे? राज्यसभा से। और प्रधानमंत्री मोदी जी किससे हैं? लोकसभा से हैं। और मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से थे। तो दोनों से हो सकता है, बट हमें ब्रिटेन में सिर्फ लोअर हाउस से ही हो सकता है ना। वहां के मिनिस्टर्स की जो है यहाँ पर लीगल गारंटी होती है, या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर होती है, यानी हम उन्हें कानूनी जिम्मेदारी वहां पर होती है। पर अपने यहाँ कानूनी जिम्मेदारी नहीं होते। अपने यहाँ जो साइन होते हैं वो प्रति हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट्स पे, जो सेक्रेटरी ने कर दिया बस वही बहुत है ना। वहां पर एक शेडो कैबिनेट होती है, यानी छाया मंत्रिमंडल। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। कहाँ पढ़ा रखा सर? ये सब मैंने पॉलिटिकल सीरीज में आपको पढ़ा दिया है। छाया मंत्रिमंडल वहां पर होता है, यानी हर एक मंत्री के लिए विपक्ष का एक अलग से मंत्री होता है। जैसे वित्त मंत्री अगर सरकार का है तो उसका अलग से एक विपक्ष की पार्टी का भी एक वित्त मंत्री होगा, ताकि सरकार अगर कभी हटती है तो जल्दी से वो मंत्रालय को ग्रहण कर लेंगे। और ऐसा क्या होगा, इससे एक जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाती है ना। अगला क्या है? यहाँ पर जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उन्हीं में से वहां का मंत्री जो है वो बनाया जाएगा। तो सर इंडिया में भी तो पार्लियामेंट के में से ही के सदस्यों में से मंत्री बनाया जाता है ना। हाँ, बस 6 महीने तक तो कोई भी मंत्री रह सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है अपने इंडिया में मंत्री रह सकता है 6 महीने तक। हालांकि 6 महीने के अंदर अंदर फिर उसे
लेना पड़ेगा, किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। बट ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में सिर्फ वही व्यक्ति जो है मंत्री बन सकता है जो पहले वहां के सदन का सदस्य है। समझ आ गया आपको बात? हाँ, चलिए देखो ये प्रेसिडेंट जो है वो अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर को पूछ सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या निर्णय लिया है, वो सवाल जवाब कर सकता है ना राष्ट्रपति। तो तभी भी देखना, अभी मोदी जी, अभी वो हमला चल रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच में, तो मोदी जी बार बार जाके राष्ट्रपति को ब्रीफ करके आते कि ऐसा ऐसा चल रहा है। पर वहां पर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। फेडरलिज्म देखिए वहां पर, इंडिया में क्वासी फेडरलिज्म है। क्या है? ठीक है, यहाँ पर कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म चलता है, यानी राज्य और केंद्र दोनों के बीच में कंपटीशन यहाँ पर चलता है। पर ब्रिटेन में फेडरलिज्म है ही नहीं, वहाँ पर तो यूनिटरी टाइप की गवर्नमेंट है, यानी एकल वहाँ की सरकार है। वहाँ पर राज्य अपने जैसे नहीं है, यानी राज्यों को संसद या राज्यों को संविधान के द्वारा वहाँ पर गारंटी नहीं दी गई जैसे इंडिया में है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखो, हमने ब्रिटिश मॉडल के आधार पर संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? पहला स्टेटमेंट ये है, जहां तक कानून बनाने का सवाल है, ब्रिटिश संसद सर्वोच्च या संप्रभु है, लेकिन बाद में संसद की कानून बनाने की शक्ति सीमित है। बिल्कुल सीमित है। सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ हाई कोर्ट है, यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर है, पर वहां पर कुछ नहीं है। बिल्कुल ये करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। अगला, भारत में संसद के किसी अधिनियम में संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक पीठ को भेजा जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों के दोनों इसमें सही हो जाने वाले हैं, है ना? समझ गए ऐसा? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन से एक अनिवार्य चरित्र जो संघीय व्यवस्था को दर्शाती है? देखो, संघीय एक देश होता है, एक होता है एकल राज्य सरकार वाला कंट्री, जिसमें राज्य जो होते हैं वो नहीं होते। अच्छा, राज्य हो भी सकते हैं पर उनको संविधान के द्वारा गारंटी नहीं मिली होती है उन राज्यों को। समझ में आप बात? ठीक है, चलिए तो कौन सी ऐसी विशेषता है जो हमारे यहाँ ये दिखाती है कि भारत एक संघीय देश है? तो अपने यहाँ देखिए, संघवाद की विशेषताएं क्या क्या है अपने यहाँ? संविधान में परिवर्तन अपने यहाँ किया जा सकता है, पर संविधान में परिवर्तन जो क्या है, इतना इजी भी नहीं है अपने यहाँ, थोड़ा सा हार्ड है। देखिए, 2/3 बहुमत से करने होंगे, और अगर संघीय चरित्र में करना होगा तो 2/3 बहुमत तो चाहिए चाहिए संसद में, प्लस आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए। समझ गया बात? ठीक है ना? कुछ को हालांकि साधारण बहुमत से किया जा सकता है, पर अनुच्छेद 368 के अनुसार फिर उनको संविधान संशोधन माना ही नहीं जाता है। अगला, न्यायपालिका की भूमिका यहाँ पर है, अपने एक निष्पक्ष न्यायपालिका है। तो निष्पक्ष न्यायपालिका क्यों चाहिए? कि मान लीजिए कि राज्य और केंद्र अगर लड़ पड़े तो इनके बीच में मामला सुलझाएगा कौन? इसलिए न्यायपालिका की भूमिका अपनाया, और एक निष्पक्ष और मजबूत न्यायपालिका है। ये अपने संघवाद जो है उसको दर्शाता है। वित्तीय स्वायत्तता है राज्यों को, है ना? राज्यों को यहाँ पर वित्तीय स्वायत्तता है, राज्यों के अपने वित्त इकट्ठा करने के, वित्त एकत्रित करने के स्रोत है उनके पास, है ना? संविधान के द्वारा प्रत्याभूति यानी गारंटी दी गई है, राज्यों के अस्तित्व को यहाँ पर गारंटी है। हालांकि एक राज्य को तोड़कर दो राज्य बनाए जा सकते हैं, दो राज्यों को तोड़कर एक राज्य मिलाया जा सकता है, बट राज्यों को जो शक्ति है वो केंद्र नहीं दे रहा है, बल्कि कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है ना? और एकल देशों में ऐसा नहीं होता, बाकी राज्यों को शक्ति कौन देता है? केंद्र देता है। क्षेत्राधिकार का सीधा सीधा यहाँ पर विभाजन है अपने यहाँ, है कि नहीं है? अपने यहाँ सूचियां बनी हुई है, संघ सूची बनी हुई है, राज्य सूची बनी हुई है, समवर्ती सूची बनी हुई है। तो ये क्या क्षेत्राधिकार है राज्य सरकार का, क्या क्षेत्राधिकार केंद्र सरकार का? ये सीधा सीधा ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अगला, कौन सी अनुसूची है? तो 7वीं अनुसूची में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, 2 या अधिक स्तर पर हमारे यहाँ सरकार है भाई, केंद्र के लेवल पर एक सरकार है, राज्य के लेवल पर एक सरकार है, हालांकि हमारा तो पंचायती स्तर पर भी एक सरकार है ना? यह संघवाद की विशेषता है। ऐसे ही कुछ एकल या एकात्मक व्यवस्था के लक्षण भी है भारतीय संविधान में, जैसे कि एकीकृत न्यायपालिका है अपने यहाँ, सुप्रीम कोर्ट है, इसके नीचे हाई कोर्ट है, और इसके नीचे ही लोकल कोर्ट्स हैं। अगला, इकहरी नागरिकता है अपने यहाँ, एक ही नागरिकता ने भारत की नागरिकता। ऐसा थोड़ी है कि राजस्थान की नागरिकता अलग है, एमपी की नागरिकता अलग है, बिहार की नागरिकता अलग है, और फिर भारत की नागरिकता भी है, ऐसा नहीं है ना? हालांकि अमेरिका में ऐसा है, यूएसए में ऐसा है, वहाँ के संघीय नागरिकता अलग होती है और वहाँ के स्टेट की नागरिकता अलग होती है। ठीक है, अगला, यहाँ पर देखो, शक्तियों का बंटवारा अपने यहाँ केंद्र के पक्ष में है, तो ये एकात्मक जो है लक्षणों को दिखाता है। अगला, संघ तथा राज्यों के लिए एक ही संविधान है। पहले तो जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, पर 2019 में वो तो समाप्त हो गया, अब एक ही संविधान है। अगला, केंद्र सरकार को राज्य की सीमा परिवर्तन करने का अधिकार है। राज्यों की सीमा परिवर्तन केंद्र कर सकता है, यूनिलैटरली कर सकता है,
सर एग्जाम्पल तो देके बता दो, एग्जाम्पल देके बता दो सर। 2019 में क्या किया गया? 2019 में जम्मू एंड कश्मीर, इसको तोड़ के क्या बना दिया? लद्दाख। और इधर क्या बना देगा? JNK। 2 यूटीज बना देगी ना? बिल्कुल बना देगी सर। आंध्र प्रदेश को 2014 में तोड़कर क्या बना दिया गया? तेलंगाना बना दिया गया। तो ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, अगला, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है, वो केंद्र के एजेंट होते हैं, ये भी एकात्मक लक्षण को दिखाता है। अगला, राज्य सूची पर केंद्र जो है वो कानून बना सकता है। 5 जो सिचुएशन होते हैं ना, उन सिचुएशन में वो बना सकता है। संविधान संशोधन बिल्कुल सरलता से किया जा सकता है। जैसे अमेरिका में तो 3/4 मेजोरिटी चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए यहाँ पर। अपने यहाँ 2/3 बहुमत से भी हो सकता है, बहुत सारे तो साधारण बहुमत से भी हो जाते हैं साहब। अगला, संकट काल जब आ जाता है तो एकात्मक स्वरूप हो जाता है। जब भी आपातकाल अपने यहाँ लग जाता है ना, आपातकाल के टाइम पे यहाँ पर संघवाद जो था वो उसके लक्षण समाप्त हो जाते हैं और सरकार जो है केंद्र सरकार के हाथों में पूरी शक्तियां आ जाती है। अगला, राज्य विधानमंडल के बहुत सारे कानून होते हैं जिनको राज्यपाल जो है वो किसके लिए सुरक्षित रख सकते हैं? राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये भी एकात्मक विशेषता है। ठीक है, ये सारी एकात्मक विशेषता है। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। कौन से इनमें से दिखाती है कि भारत जो है वो एक संघीय देश है? अगला देखो, डी से देखना शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, ये कोई विशेषता नहीं है। अगला, ये चीज नहीं दिखाती है कि वो एक देश संघीय है। मौलिक अधिकार तो देखे बिना संघीय वाले देशों में भी होते है ना, ये क्या ब्रिटेन में नहीं होते? होते हैं। अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय दलों के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं, ये भी संघवाद को नहीं दिखाता। संघीय विधानमंडल में घटक इकाइयों के प्रतिनिधि होते हैं, ये भी कोई नहीं दिखाता है ना। जैसे ऐसा तो और भी देशों में होता होगा, पर ऐसा नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। देखो यहाँ पर क्या है, न्यायपालिका की भूमिका, वे भी स्वतंत्र न्यायपालिका और सशक्त न्यायपालिका। तो यही इसका आंसर। देखो इतने छोटे छोटे इजी से आपको लगने वाले क्वेश्चन हैं, बट यहां से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। सिंपलेस्ट क्वेश्चन आर द क्वेश्चंस आर द टफेस्ट क्वेश्चंस। चलिए देख लिया, रिवाइज भी हो गया आपका। अगला थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सर किससे रिलेटेड है? नागरिकता से रिलेटेड है। ये पूरा का पूरा नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान अपने संविधान में कहां पर है? देखो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 जो है, इसमें अपने किसके बारे में दिया गया है सर? नागरिकता के बारे में दिया गया है। और भाग कौन सा है? तो भाग 2 है। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कौन से भाग में, तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, है ना। अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है? जब संविधान का जब लागू हुआ था उस टाइम पे किस किस को सिटीजनशिप मिली थी, उनके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 6 जो है ये बात करता है जो पाकिस्तान से भारत आ गए उनकी। अनुच्छेद 7 जो बात करता है वो जो यहां से पाकिस्तान चले गए थे उनकी बात करता है। और 8 जो है वो बात करता है जो ओरिजिन इंडियन ओरिजिन का है आदमी, और इंडियन ओरिजिन है इंडिया का, पर इंडियन ओरिजिन का, पर वो रह रहा कहीं बाहर, जैसे कि भारत का कोई व्यक्ति है और वो रह रहा था ब्रिटेन में, ऐसे व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 8 में है। और 7 में कौन से है? जो पाकिस्तान में रह रहा हो, भारत से पाकिस्तान गया, फिर वहां उसको अच्छा नहीं लगा तो वापस आ गया, वो वाले 7 में। अनुच्छेद 9 में क्या है, याद रखना, 9 मतलब किसी को सिटीजनशिप ताग नहीं होना कि भैया मुझे नहीं चाहिए, तो वो आएगा 9 में, है ना। अगला 10 जो है वो सिटीजनशिप के राइट की कंटिन्यूटी से संबंधित है। और सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई कानून बनाना हो तो ये शक्ति किसकी है? संसद की शक्ति है ना। ये बताया गया अनुच्छेद 11 में। इसीलिए संसद ने 1955 में एक सिटीजनशिप एक्ट बनाया, फिर ऐसा बहुत सारे करके 2019 में भी एक सिटीजनशिप, है ना, CAA अपना एक्ट आया था। चलो, नागरिकता कैसे कैसे प्राप्त हो सकती है 1955 के अधिनियम के अनुसार? तो नागरिकता अपने यहाँ जो है वो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। सर कौन सी? बाई बर्थ, यानी जन्म के आधार पर अपने यहाँ नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगर कोई आदमी भारत में ही जन्मा हो तो उसे नागरिकता मिल सकती है। अगला क्या है? बाई डिसेंट, है ना। डिसेंट का मतलब हो गया राजवंश के आधार पर मिल सकती है ना, वंश परंपरा के आधार पर कि बाप या माँ जो है वो भारत का है तो फिर उसके बेटे को भी नागरिकता मिल जाएगी। अगला बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा भी मिल सकती है ना। पंजीकरण वो करेंगे तो उसके द्वारा, जैसे कि मान लीजिए कोई भारतीय मूल का है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना, या ओवरसीज जो सिटीजन हैं इंडिया के वो वाले, उनको अगर भारत की नागरिकता चाहिए तो क्या होगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उनको। अगला क्या है? बाई नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? देशीकरण के आधार पर। नेचुरलाइजेशन का मतलब 7 वर्ष के अगर भारत में वो रह रहा हो और कुछ और कंडीशन पूरी कर रहा हो तो फिर उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगला है बाई एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। भारत जो है अगर किसी और देश का की टेरिटरी, कोई क्षेत्र ही अपने में समा लेता है, अपने में जो है वो मिला लेता है, तो फिर जैसे कि
दमन की, दीव की, गोवा की, गोवा को ले लिया गया था, भारत में ला लिया गया था। जैसे सिक्किम, कौन सा संविधान संशोधन से बनाया गया था सिक्किम को? 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से। ये क्वेश्चन यूपीएससी बहुत बार पूछती है और बहुत बार पूछा भी है, पीसीएस में बहुत बार आया, याद रखना। सिक्किम फुल फ्लेज स्टेट कब बना था इंडिया का? तो 1975 में बना था। अब बताओ क्वेश्चन, केवल एक ही नागरिकता और एक ही निवास का स्थान है भारत में? बिल्कुल सही बात है, भारत में एक ही नागरिकता है और एक ही निवास स्थान है, और दो दो नहीं है यहाँ पर। केवल जन्म से ही नागरिक राज्य का प्रमुख बन सकता है। राज्य का प्रमुख मतलब राष्ट्रपति, और सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। समझ में आई आपको बात? ठीक है, अगला क्या है? थर्ड स्टेटमेंट क्या है? एक बार किसी विदेशी को नागरिकता प्रदान कर दी जाए तो उसे किसी भी परिस्थिति में इससे वंचित नहीं किया जा सकता। सर देखो ये बात ही एक्सट्रीम लग रही है, तो क्वेश्चन यहीं गलत हो जाना चाहिए था कि 3 तो नहीं होना चाहिए। तो सी और डी तो गए, अब या तो एक सही है या तो दो सही है, हमें पता है एक तो पक्का सही है, तो आंसर विल बी ए। आंसर क्या होगा? ए होगा। जन्म से आधार पर ही नागरिक जो है वो राज्य का प्रमुख नहीं बन सकता। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा यूएसए में होता है। यूएसए का प्रेसिडेंट वही बन सकता है जो जन्म से वहां पर जन्म के आधार पर उसे सिटीजनशिप मिली हो यूएसए में, है ना। अपने कैसे भी सिटीजनशिप मिली हो, अपने यहाँ भारत विदेशी नागरिक हो, वो 7 या 11 वर्ष तक इंडिया में रहा हो, फिर उसे नागरिकता मिली है, तो वो भी अपने राज्य का प्रमुख बन सकता है ना। मिल गया का आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। पहले मैं समझा देता हूं कि ब्यूरोक्रेसी होती क्या है, उसके बाद चलो देखो। पहले पीडीएफ मत पढ़ो, पहले इधर आओ। देखो अपने यहाँ जो है वो कार्यपालिका एक होती है, एक होती है विधायिका, और एक क्या होती है सर? न्यायपालिका होती है। और क्या होती है? चलिए 3 होती है। अब कार्यपालिका भी अपने यहाँ 2 प्रकार की होती है। सर कौन कौन से 2 प्रकार की होती है? देखो कार्यपालिका अपने यहाँ एक होती है स्थायी कार्यपालिका, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। सर समझा दो कौन सी क्या होती है अस्थायी कार्यपालिका? मतलब समझ आप, हम जो है वो 5 वर्ष के लिए कार्यपालिका चुनते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे कि हम कहें कि सरकार जो है वो कितने साल के लिए चुनी जाती है? 5 साल के लिए। तो ये क्या है? अस्थायी कार्यपालिका। जैसे कि हम कहें कि मोदी जी जो है, मोदी जी की सरकार, ये क्या है? अस्थायी कार्यपालिका। सर ठीक है, स्थायी कार्यपालिका तो बता दो, स्थायी कार्यपालिका क्या है? अच्छा देखो, ये अस्थायी कार्यपालिका वाले जितने भी होते हैं, इनके पास ज्ञान बहुत कम होता है। यानी देखो तो 5 साल रहेंगे फिर वापस चले जाएंगे, तो इनकी बहुत सारी टेक्निकलिटीज का इनका पता नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, इनको साथ देने के लिए इधर और एक कार्यपालिका होती है जिसे क्या कहते हैं? स्थायी कार्यपालिका। और ये क्या होती है इसमें? जैसे आप आईएएस वगैरह सुनते हैं ना, ये क्या है? यही स्थायी कार्यपालिका है। एसएससी वगैरह सुनते हैं, ये सारे वाले जो भी नियुक्त किया जाता है, ये क्या है? स्थायी कार्यपालिका। और इन्हें नौकरशाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? नौकरशाह। ऐसा वेबर कह के जाता है। कौन कह के जाता है? वेबर। मैक्स वेबर एक समाजशास्त्री होता है, वो ऐसा कहकर जाता है। कहाँ होता है सर? जर्मनी में होता है। ठीक है, नौकरशाह, है ना। तो ये नौकरशाही जो है, ब्यूरोक्रेसी जिसे कहते हैं, आप भी ब्यूरोक्रेट ही बनने वाले हो जिसकी तैयारी कर रहे हो, है ना। तो ये क्या करते हैं? ये स्थायित्व प्रदान करते हैं। भाई 5 वर्ष में सरकार हट गई तो नई सरकार आएगी, ये काम कौन करेगा? ये। अच्छा, ये तो सरकार जो है क्या बनाएगी? कानून बनाएगी, विधायिका कानून आदि। अब इस कानून को लागू कौन करेगा? क्या ये लोग कानून करेंगे? लागू कौन करेंगे? ये करेंगे। ये नौकरशाह जो है ना, ये लागू करने का कार्य करेंगे। मेन कार्य इनका क्या होता है? जो कानून बनाए जाते हैं, जो नीतियां बनाई जाती है, उनको लागू किया जाता है। वैसे और बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे कि लोग कानून को लागू करना, और ये एक्सपर्टाइज, विशेषज्ञता, ये विशेषज्ञ होते हैं, है ना। तो ये विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। इन बेचारे को क्या पता, कोई भी अनपढ़ आदमी भी अपने यहाँ एमपी बन जाता है ना। तो फिर उनको कौन सहायता करता है? ये स्थायी कार्यपालिका, जिसे नौकरशाही भी कहते हैं। रिसर्च और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कौन? यही इनको लाकर देते हैं, है ना। और तो और ये कांग्रेस, मतलब यहाँ पर हम माने कि संसद, संसद को कोई रिसर्च इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो कौन ला के देता है? यही। जब संसद में सवाल पूछे जाते हैं मिनिस्टर को, तो मिनिस्टर को जवाब कौन लिख के ला के देता है? यही ला के देते हैं, है ना। अगला, बहुत सारे ये जुडिशियल पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वासी जुडिशियल पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है इनके पास। जैसे कि हम देखते हैं डीएम, तो डीएम के पास बहुत सारे क्वासी जुडिशियल पावर होती है ना, है ना। उनके पास सिविल जज जैसे अधिकारी, उनके पास अधिकार होते हैं, तभी तो वो डीएम है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर भी होती है, तभी तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है ना। जैसे किसको लाइसेंस देना है, किसकी जमीन, और ये टैक्स से रिलेटेड मामले, इन सब में उसकी वो न्यायपालिका के जैसे कार्य करता है। तो अब देखो यहाँ पर नौकरशाही के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपयुक्त है? बताओ।
पहला, संसदीय लोकतंत्र के दायरे को व्यापक बनाने के लिए एक एजेंसी है। अगर ये ब्रॉड क्वेश्चन है तो बिल्कुल ठीक है, वाइडनिंग तो ये करता है। अगला, संघवाद की संरचना को मजबूत करने के लिए एक एजेंसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक एजेंसी है। हाँ बिल्कुल, अगर ये देखा जाए तो ये सारी विशेषताएं हैं इसकी, बट इस क्वेश्चन के लिए जो फिट कौन सा बैठ रहा है वो है सार्वजनिक नीति के कार्यक्रमों के लिए एक एजेंसी, कार्यान्वयन के लिए। तो जो सार्वजनिक नीतियां बनाई जाती हैं उनका कार्यान्वयन कौन करता है? यही नौकरशाही करती है। देखो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला, पॉज करो वीडियो और अटेम्प्ट करो, फिर मैं आपको समझाता हूं यहां पर क्या है। देखना, फिर आ गया संघवाद की विशेषता। तो जो संघवाद वाला मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है, एक जो है वो संसदीय व्यवस्था वाला चैप्टर पढ़ाया है मैंने पॉलिटी की सीरीज में, आप जाके देखेंगे तो आपको वहां ये मिल जाने वाला है। तो क्या करना है आपको, ये पढ़ लेना ध्यान से कि सर ने कौन कौन सी विशेषताएं पढ़ाई है। यहाँ पर क्वेश्चन बनते, इजी सा क्वेश्चन लगता है, बट सिंपलेस्ट क्वेश्चन आर द टफेस्ट क्वेश्चन। एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है, दिमाग पता नहीं कैसा घूमेगा आपका। चलो क्या कह रहा है ये, संघवाद को क्या दिखा, विशेषता नहीं है बता रहा। देखो ये आपको क्या करेगा कि 50 क्वेश्चन कौन सी है पूछेगा, बीच में 4 क्वेश्चन ऐसे जाएंगे कौन सा नहीं है, तो आपको दिमाग में आप सही सोच रहे होंगे मगर क्वेश्चन गलत लगा के आ जाएंगे। तो ये सर्कल कर लेना पहले कि नहीं पूछ रहा है कि है पूछ रहा है ना, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो देखो भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये तो संघवाद की विशेषता है। केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी संघवाद की विशेषता है। भाई संघ सूची अपने यहाँ है, राज्य सूची अपने यहाँ है, ये तो विशेषता है। अगला, संघीय इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी तो संघीय विशेषता है ना भाई। असमान है अपने यहाँ, राज्यसभा में ऐसा नहीं है ना कि किसी राज्य को, जैसे कि राजस्थान को कितनी है 10 है, यूपी को बहुत ज्यादा है, ऐसा है ना अलग अलग। जबकि यूएसए में क्या है, यूएसए में सब जितने 50 स्टेट है उनको 2-2 सीट है, तो टोटल कितनी है 100 सीट है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। डी, ये संघीय इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम है। पकड़ में आया कुछ? भारत में जब लिखा गया है आर्टिकल 1 में, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। संघ का मतलब देखो हिंदी में ऐसा समझ में नहीं आएगा, इसलिए कहते हैं इंग्लिश का आप इंग्लिश की हेल्प ले सकते हैं, इंग्लिश का इस्तेमाल भी करा कीजिए। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो भी आप यूज किया कीजिए। देखो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, राज्यों का संघ है, पर हिंदी में समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब है राज्यों का यूनियन। अच्छा, फेडरेशन को भी संघ ही कहेंगे, पर राज्यों अपने यहाँ देखिए यूनियन शब्द मेंशन है, फेडरेशन शब्द मेंशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो संघ बना है, जो यूनियन बना है, वो राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। तो सर समझौते का परिणाम कहाँ है? यूएसए जो है ना, वहां समझौते का परिणाम है। वहां पर जो ओरिजिनल 13 कॉलोनीज हुआ करती थी, वो 13 कॉलोनीज जो है वो आगे चल के समझौता करते हैं और एक नया राज्य, एक नया देश बनाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाते हैं वो 13 राज्य मिलकर। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, इसलिए देखा अमेरिका में वहां के राज्यों को भी नहीं तोड़ा जा सकता है। तो अमेरिका को क्या कहा जाता है? अविभक्त राज्यों का अविभक्त संघ, अविभक्त राज्यों का अविभक्त संघ। यानी वहां का संघ तो विभक्त हो ही नहीं सकता, नहीं राज्य संघ से बाहर नहीं जा सकते, साथ साथ वहां के राज्यों को भी नहीं तोड़ा जा सकता। पर भारत में क्या है, राज्यों को तोड़ा जा सकता है, इसलिए है अविभक्त, सॉरी विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ। मतलब समझ रहे हो, यानी विभक्त राज्य, यानी राज्यों को विभक्त किया जा सकता है। जैसे सर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग करके बना दिया ना, JNK से JNK और लद्दाख 2 यूटी बना दी ना, है ना, बिहार से झारखंड बना दिया ना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना दिया ना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया ना, तो ये विभक्त राज्य हैं, मगर वो हमारे संघ से बाहर नहीं जा सकते हैं। समझ रहे हो? तो यही इसका आंसर है। चलो जी आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन जो है पॉज करेंगे और क्वेश्चन को आप खुद एक बार अटेम्प्ट करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। देखो फिर संसदीय शासन प्रणाली, देखो मैंने बताया था संघवाद से, माफ कीजिएगा, संघवाद से और संसदीय परंपरा से, संसदीय व्यवस्था से कितने सारे क्वेश्चन आ गए। तो इन दोनों को अगर आपने नहीं पढ़ा तो घर जाके आज आराम से पढ़ लेना, नहीं तो हंसराज सर की जो क्लास है उसमें दिया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, उसमें संघवाद और जो संसदीय व्यवस्था है इसकी पूरी विशेषता मैंने डिटेल में जाकर डिस्कस करी है, तो आराम से देख लेना। अब बताओ, संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि लोकसभा का चुनाव सीधे जनता द्वारा की जाती है, किया जाता नहीं ऐसा भैया, लोकसभा जैसी है अमेरिका में भी, वहां पर भी सीधा जनता के द्वारा किया जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। अगला, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ये तो कोई संसदीय शासन की विशेषता नहीं हुई।
संसद तो भैया ब्रिटेन जो है वहां पर भी करती है, और यूएसए जहां पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली है वहां भी होता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये भी कोई विशेषता नहीं हुई। तो क्या हुई सर, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, समझ रहे हो, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इसको हटा सकती है। यही है पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखो दो सिस्टम होते हैं दुनिया में, कौन कौन से सिस्टम होते हैं सर, एक होता है अध्यक्षीय प्रणाली, और एक कौन सी होती है, एक अपनी संसदीय प्रणाली है। अध्यक्ष संसदीय प्रणाली जैसे अपने यहाँ है, ब्रिटेन में है, इंडिया में है, और सर अध्यक्षीय प्रणाली कहाँ है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली जैसे कि यूएसए में है, समझे, यानी वहां पर राष्ट्रपति ही कर्तव्य करता होता है, वही सरकार का मुखिया होता है, तो वही राज्य का मुखिया होता है। यहाँ पर दो दो होते हैं, है ना, नॉमिनल और रियल होते हैं। नॉमिनल जो होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं या तो राजा रानी होते हैं, और रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। मेजोरिटी पार्टी का रूल होता है, जिस भी पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिलता है लोकसभा में या निचले सदन में, उस पार्टी का यहाँ पर क्या होता है, उसी पार्टी का रूल होता है। समझ रहे हो बात, जैसे इंडिया में किसका है अभी, एनडीए का है पार्टी या किसी गठबंधन का। अगला कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब जो भी पूरा का पूरा मंत्रिमंडल है या मंत्रिपरिषद है, ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, लोकसभा के प्रति, या तो हम कहें कि निचले सदन के प्रति ये रिस्पॉन्सिबल होती है, जवाबदेह होती है। अगर एक मतलब मंत्रिमंडल के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो सारे मंत्री हटेंगे, ऐसा नहीं कि किसी एक मंत्री के खिलाफ यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अगला पॉलिटिकल होमोजेनिटी यहाँ पर होती है, यानी जो सरकार में है फिर उससे सरकार की बात करनी पड़ेगी, चाहे वो उससे सहमत हो कि नहीं हो, है ना। अगर सहमत नहीं है तो भैया इस्तीफा दे दो। ये है पॉलिटिकल होमोजेनिटी, एक जैसी बातें करेंगे सारे। अगला डबल मेंबरशिप होती है। देखो एक जो है वो मंत्री क्या होता है, मंत्री देखो एमपी भी होता है, यानी कि वो संसद का भी भाग है, और एमपी जो है वो मंत्री भी होता है, क्योंकि एमपी मंत्री बन सकता है, इसलिए वो कार्यपालिका विभाग है, एक विधायिका का विभाग है। तो एक ही व्यक्ति दो दो सदस्यता लेके बैठता है। अगला प्राइम मिनिस्टरशिप, क्योंकि यहाँ प्राइम मिनिस्टर की क्या होती है, लीडरशिप, नेतृत्व तो कौन करता है इसका, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इंडिया में मोदी जी करते हैं ना, और पाकिस्तान में नवाज शरीफ करते हैं। नाम ही शरीफ है, बाकी शरीफ वाले कोई काम नहीं है उनके, है ना। तो किसी का नाम बहादुर से है तो बहादुर होने से कोई बहादुर, नाम होने से बहादुर नहीं हो जाता है। अगला रिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, बिल्कुल अपने यहाँ देखिए लोअर हाउस कौन है सर, लोकसभा है, और राज्यसभा जो है वो हायर हाउस है, अपर हाउस है। तो देखो, और ब्रिटेन में कौन है, तो सर ब्रिटेन में है जी अपनी हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स। सर यूएसए में क्या है, सर यूएसए में अध्यक्ष शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली नहीं है, और यहाँ पर गोपनीयता रखी जाती है। गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं कि नहीं दिलवाते, तो ये सारे की सारी विशेषता किसकी है, संसदीय शासन की विशेषता है। तो अब देखो इसमें क्या है, मंत्रिपरिषद के प्रति, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। एग्जाम में कभी कभी मेंशन हो सकता है कि लोकसभा के प्रति की जगह पर वहां पर संसद के प्रति भी लिखा हुआ आ सकता है। अगर संसद के प्रति लिखा हुआ तो वो भी सही है, पर अगर उस ऑप्शन में अगर लोकसभा है तो फिर आंसर क्या होगा, लोकसभा। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर लोकसभा लगाएंगे संसद, अगर दोनों हैं तो लोकसभा लगाएंगे, अगर सिर्फ संसद है तो संसद लगा देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार पॉज करके, तब तक फिर मैं आपको बताता हूं फिर आंसर इसका क्या है। देखो, भारत के संदर्भ में कौन संसदीय सरकार में संस्थागत रूप से निहित है, समझ रहे हो, संसदीय सरकार। फिर देखना, माफ कीजिएगा, देखो संसदीय सरकार, फिर इसकी विशेषताओं के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो कितनी बार क्वेश्चन आए हैं, इसका मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और ये टॉपिक, ये थीम बेस्ड डिस्कशन कर रहे हैं ना हम, तो आपको क्या करना है, सर ये टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं तो ये टॉपिक को ठीक से पानी में घोल के और पी जाना है, ठीक है ना। चलो, एम लक्ष्मीकांत वाली बुक है ना, उसको पानी में घोलो पीस के और उसको पी जाओ, ये वाले टॉपिक को। चलो, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। देखो, संसदीय सरकार में संस्थागत रूप से निहित है यह कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, है ना। अगला, मंत्रीगण तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें संसद में विश्वास प्राप्त नहीं हो जाता। अगला, मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, जब तक उनको विश्वास मत होता तब तक। ये सही बात है। मंत्रिमंडल का नेतृत्व तो राज्य प्रमुख करता है। अब बताओ इसका आंसर क्या है, आपने तो सोच लिया था पहले आंसर। देखो, राज्य प्रमुख नहीं करता, राज्य प्रमुख अलग होता है, सरकार का प्रमुख अलग होता है, कंफ्यूज मत होना बेटा। राज्य प्रमुख होता है राष्ट्रपति,
और सरकार का प्रमुख होता है पीएम। तो बताओ कौन करता है संसदीय व्यवस्था में नेतृत्व कौन करता है? सर पीएम करते हैं ना। अभी अभी देखो, इधर देखो, इधर देखो, क्या क्या लिखा है इधर? लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मैंने यहाँ पर लिखा है कि लीडरशिप ऑफ राष्ट्रपति, लीडरशिप ऑफ क्वीन या किंग, है ना? तो क्या थर्ड आंसर इज स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हम क्या करेंगे? देखो एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे। थर्ड इसमें ये गया, थर्ड इसमें ये भी गया, और थर्ड इसमें ये भी गया, तो आंसर सीधा निकल के आ गया बाय एलिमिनेशन मेथड 1 एंड 2। देखो मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो कैबिनेट के मेंबर जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। देखो अभी अभी बताया मैंने, दोहरी यहाँ पर सदस्यता मैंने बताया अभी, सो दोहरी सदस्यता, समझ रहे हो बात? तो आंसर आ गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन को एक बार पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर मैं बताता हूँ। देखो चलो यहाँ पर क्या है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे भारत या उसके किसी हिस्से के लिए कोई कानून बना सकती है। तो मैंने बताया था 5 कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें संसद राज्य के विषय पर भी कानून बना सकती है। क्या कर सकती है? कानून बना सकती है, ठीक है ना? देखो हाँ, तो इनमें से देखो एक तो क्या आ गया, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों के लिए करना हुआ जाता है। एक जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगाओ, एक जो है वो हम हो सकता है कि राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाओ, यानी कि वहां पर राष्ट्रपति शासन हो। एक है कि 2 या 2 से अधिक राज्य जो है वो खुद रिक्वेस्ट करे, तब आ सकता है। और 5वां क्या आ जाएगा, जब अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते का मामला हो, तब बात आ सकती है ना? तो यहां पर अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते के मामले में संसद कानून बना सकती है राज्य विषय पर। और इसके लिए क्या उसे राज्यों की सहमति चाहिए? नहीं चाहिए। क्या अधिकांश राज्यों की सहमति चाहिए? नहीं चाहिए। क्या संबंधित राज्य की सहमति चाहिए? नहीं। बिना किसी राज्य की सहमति के भी वो कानून बना सकती है जब अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करना हो। जैसे वियना कन्वेंशन और ये बहुत सारे कन्वेंशन हमने बनाए ना, उनको लागू करने के लिए किसी राज्य से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर राज्यों को पूछेंगे तो फिर सरकार तो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन बनाना ये किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। तो फिर तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी ही नहीं कर पाएगी। मान लीजिए कि हमें बांग्लादेश के साथ तीस्ता वाटर डिस्प्यूट जो है उसको सॉल्व करने के लिए कोई ट्रीटी करनी है, तो उसके लिए क्या राज्य से पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। तो सर ममता दीदी से तो पूछा था। अरे ममता दीदी कोalition गवर्नमेंट में थी इसलिए पूछा गया था, नहीं तो नहीं पूछते। चलो अगला क्वेश्चन को पॉज करो और आंसर दो, फिर मैं बताऊंगा आपको। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ना? और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को आते हुए भी गलत करके आए थे। मैं बताऊंगा क्या ट्रिक इसमें है, ये बताऊंगा। चलो क्या है यहां पर, ये मान लीजिए, माफ कीजिएगा, ये दूसरा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है यहां पर। चलो, भारतीय संविधान के अनुसार मतदान करने के योग्य किसी व्यक्ति को किसी राज्य में 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, भले ही वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो। तो आपके अनुसार क्या ये ठीक है? सही है? आपको सर सही तो है, अभी तो आपने कहा 6 महीने के लिए तो बन सकता है वो, बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य बने भी। अरे भैया यहां पर बन तो सकता है 6 महीने के लिए, ये वाली बात तो करेक्ट है, पर एक स्टेटमेंट ठीक से पढ़ना। देखो देखो क्या यहाँ पर क्या है, मतदान करने के योग्य कोई व्यक्ति। तो मतदान सर कितनी उम्र में करेंगे? सर 18 वर्ष की उम्र में तो कर देंगे मतदान। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे। कौन सा अमेंडमेंट था वो? 66 अमेंडमेंट था, उसके थ्रू ऐसा कर दिया गया अपने यहाँ, कर देंगे। पर क्या 18 वर्ष का व्यक्ति जो है वो विधानमंडल का सदस्य बन सकता है? नहीं बन सकता। सर कितने का बन सकता है? 25 वर्ष का बन सकता है, मिनिमम एज 25 वर्ष। तो क्या ये मंत्री बन पाएगा? नहीं बन पाएगा भैया। तो ये स्टेटमेंट, if partial statement is wrong then whole statement will be considered wrong। अगर आधा स्टेटमेंट गलत है तो पूरा स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। कई आप लोगों को लगे कि सर आधा तो सही है, तो फिर सही क्यों नहीं मान रहे हो, गलत क्यों मान रहे हो? यही रूल है इस दुनिया में, ऐसा ही चलता है। जीना है जियो, नहीं जीना मत जियो, ऐसा चलता है इस दुनिया में, है ना? आपको अच्छा लग रहा है एग्जाम दो, नहीं लग रहा मत दो, ऐसे चलता है। आधा गलत पूरा गलत, ठीक है? मजाक कर रहा था मैं, है? जीना तो है थोड़ी कि जाके घर जाके और आप दवाई खा के मर जाओ। अब देखो अगला स्टेटमेंट क्या है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये तो आपको होना ही चाहिए, मेंस में क्वेश्चन आता है सीधे सीधे यहाँ से। देखो के अनुसार किसी अपराध में दोषी ठहराए जाने और 5 वर्ष के कारावास की सजा पाए व्यक्ति को जेल से रिहा होने के बाद भी चुनाव लड़ने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। भाई कौन कह रहा है ये बात? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुसार यहाँ पर
स्थायी रूप से अयोग्य घोषित करने का कोई प्रावधान है ही नहीं है। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अलग अलग जो अपराध है उनके लिए अलग अलग तरीके का यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्रिमिनल ऑफेंस है और उसमें आपको कोई भी सेंटेंस मिला हो जो सीवियर और कम्युनल टाइप का है, यानी कि हम कहेंगे यहाँ पर सांप्रदायिकता भड़काने का है, तो फिर उसे वो वाला मामला, या 6 महीने से कम वाला हो, लेस सीवियर को नेचर का हो, या 2 साल से अधिक की सजा जिसमें हो गई हो, सजा हो गई हो, सजा हो चुकी हो, तो क्या होगा, देखो जितने साल उनको सजा मिली है वो, जैसे कि मान लीजिए उसको 2 साल की सजा मिली तो 2 साल तो वो प्लस आगे 6 साल के लिए और नहीं लड़ पाएगा, ये कानून है। समझो, जैसे राहुल गांधी जी के साथ नहीं हुआ था क्या, उनको 2 साल की सजा दी थी, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवर्स कर दिया था क्योंकि इसमें कॉन्स्पिरेसी की गई थी, फिर दी गई थी ये सजा, है ना। तो अगर राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो जाती तो 2 साल तो राहुल गांधी लड़ नहीं पाते, प्लस ये सजा होने के खत्म होने के बाद 6 साल तक और नहीं लड़ पाते थे, टोटल 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाते। बाकी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उसमें 6 साल तक की, डिसलॉयल्टी वाली बात है उसमें 5 साल तक की, कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया हो तो कॉन्ट्रैक्ट जब तक खत्म नहीं होता तब तक की, और होल्ड अगर कोई लाभ का पद धारण करता है तो लाभ का पद धारण करता है तब तक के लिए, और अगर मान लीजिए वो अकाउंट जो खर्चे हुए वो नहीं टाइम पर दिखा पाता है इलेक्शन कमीशन को, तो 3 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है। ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन है यहाँ पर किस किस के लिए सर, एमपी के लिए भी है और एमएलएस के लिए भी है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है, देखो पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तो नीदर वन नो टू डी, न तो 1 न तो 2 इसका आंसर होने वाला है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करिए अटेम्प्ट, पॉज करें वीडियो को और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सर क्या आंसर होने वाला है इसका। चलो, भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान किया गया है, किस में किया गया है, क्या प्रस्तावना में किया गया है, क्या राज्य के निदेशक डीपीएसपी में किया गया है, क्या 7वीं अनुसूची में किया है, या कोई पारंपरिक अभ्यास अपने, बताओ, सोच लिया। कितना इजी क्वेश्चन है, पॉलिटी आपका बेड़ा पार लगाएगी और ज्योग्राफी, यही, बाकी सब बकवास सब्जेक्ट है, किसी से उम्मीद मत रखना। देखो तो ये किसमें, डीपीएसपी में दिया गया है। अरे डीपीएसपी में कहाँ सर, अनुच्छेद 50 आपने पढ़ा है, अरे नहीं पढ़ा, देखो यहाँ पढ़ो, अनुच्छेद 50 में क्या लिखा है, देखो ये लिबरल इंटेलेक्चुअल गांधीयन और जो सोशलिस्टिक वो तो है, आपको है पता ही है। यहाँ पर क्या दिया गया, सेपरेशन ऑफ पावर एंटेल्स द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर डिफरेंट, यानी कि हिंदी में आप यहाँ समझोगे अनुच्छेद 50 जो है वो ये बताता है कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए, यानी न्यायपालिका में सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, सरकार में न्यायपालिका का हस्तक्षेप ना हो, ऐसा नहीं होगा तभी सरकार जो है अपना कार्य कर पाएंगी, क्योंकि सरकार के तीनों जो हम कह सकते हैं कि जो पिलर है वो अलग अलग काम करेंगे तभी तो सरकार काम कर पाएंगी, नहीं तो सरकारें काम ही नहीं कर पाएंगी। तो ये कहाँ बताया गया है, ये अनुच्छेद 50, और अनुच्छेद 50 कहाँ है, तो डीपीएसपी में दिया गया है। डीपीएसपी वगैरह से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कल्याणकारी राज्य की किसमें है, तो डीपीएसपी में, तो इनके सारे आर्टिकल्स और प्लस इनमें क्या क्या लिखा है सब याद होने चाहिए। अनुच्छेद 51 तक तो आपको बाई हार्ट होने चाहिए, याद ही होने चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्कोर क्या रहा आज का जरूर बताइएगा, स्कोर आप बिल्कुल नहीं बता रहे हो सर, स्कोर आप बताइएगा। बाकी अगली क्लास में मिलेंगे डे 10 कैप्सूल के साथ, ये देखिए कैप्सूल है अपना यहाँ, कैप्सूल के साथ, ये कैप्सूल आपको दे रहा हूँ मैं, ये एग्जाम में काम आएंगे कैप्सूल, देखना जितने 25 कैप्सूल 24 कैप्सूल जितने भी खिलाऊंगा ना मैं आपको, वो सारे आपके काम आने वाले हैं, और इन कैप्सूल से वीडियो बना के बताऊंगा, देखो ये कैप्सूल कहाँ कहाँ काम आए थे, है ना। अगली क्लास में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, किससे रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी ये आपका बेड़ा पार लगाएंगी, है ना, क्योंकि पिछली 2024 में 99% ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरी सीरीज से सॉल्व किया जा सकते थे, और शायद कट ऑफ गई थी 84 के अराउंड को, जैसे कट ऑफ गई थी, मेरे 91 मार्क्स आए हैं, और सी सेट में 92 आए, है ना। तो सी सेट कैसे पास करें, मेरा जैसा बंदा जिसका सी सेट पास नहीं हो रहा था और नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला, वो उसने कैसे 92 मार्क्स ले आया वो, है ना, क्योंकि मेरा बहुत बार ऐसा हुआ है कि सी सेट की वजह से मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ, कट ऑफ क्लियर है बट सी सेट नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, है ना। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भी है ना, और ये सीरीज जरूर आपको हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो अब बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाएंगे लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सका हो तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें, और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में लिखें।
और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।